Hello dear students, welcome to Reliant Learning Solution. Myself Prashant, your chemistry teacher. और आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहले लेक्चर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने देखा है तो भी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने मैटर के बारे में बताया था कि एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसके जो स्पेस घेरती है और जिसके पास मास होता है, हम हर उस चीज को मैटर बोलते हैं। और मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, देन एटम्स सब कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं तो मिक्सचर्स, सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो अगर हम लोग बात करें, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, दैट इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड और गैस। ठीक है, एक स्टेट और होती है गैस के ही साथ, उसको हम लोग वेपर बोलते हैं। आज मैं आपको गैस और वेपर में डिफरेंस भी बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर आपने प्लाज्मा के बारे में नहीं बताया, तो मैं आपको यहां पर प्लाज्मा के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बता देता हूं कि प्लाज्मा क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि अगर आप किसी भी मैटर की स्टेट को देखो तो आप देखोगे कि मैटर की हर स्टेट मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। और अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक सा साइंस अगर आपको आती होगी तो आप जानते होंगे कि अगर हम मॉलिक्यूल से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी वो बन जाता है कैटायन। ठीक है, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त, यानी जब आपने सारे इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल के बाहर निकाल लिए तो उस वक्त गैस पूरी तरीके से आयोनाइज हो गई। आयोनाइज मतलब पूरी की पूरी गैस की मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गए? आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो उस स्टेट को हम लोग सिंपल फंडामेंटल भाषा में एक तरीके से प्लाज्मा कह सकते हैं। तो ये छोटा सा हमारी स्टेट थी प्लाज्मा के बारे में जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर आपने 2 वर्ड यूज किए हैं, गैस और वेपर। ये किस लिए यूज किए हैं? तो मैं आपको गैस और वेपर का डिफरेंस अच्छे से बताता हूं। आपने अक्सर सुना होगा, कभी आप नोटिस करिएगा, बड़ी क्लास में भले 11th या 12th में पढ़ोगे वाटर गैस के बारे में, लेकिन अगर हम लोग 9th और 10th की ही बात करें, और चूंकि आप लोग NTSC वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हो या 2 भी RMO वगैरह का, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम गैस और वेपर का बेसिक डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये पता है कि अगर हमको किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बहुत समझदार बच्चों आप लोग तुरंत समझ जाओगे, गैस को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। गैस के मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर और लिक्विड के मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू गैस कैसे होते हैं? पास। तो अगर आप इन दूर के मॉलिक्यूल को पास लाना है तो आप कैसे ला सकते हो? आप हाथ से पकड़ के तो करोगे नहीं कि आपने एक मॉलिक्यूल ऐसे पकड़ लिया, एक मॉलिक्यूल ऐसे पकड़ लिया और आप पकड़ के पास ले आए। ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो फिजिकल प्रोसेसेस होती नहीं है। तो आप ये बताइए कि हम इस गैस के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाएं कि कम लगाएं? ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर हमको हाई करना पड़ेगा। प्रेशर हमको हाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर, और टेम्परेचर हमको इसका लो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो दूर जाने की कोशिश करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट कभी नहीं हो पाएगी। तो हमको प्रेशर को हाई रखना है और टेम्परेचर को हमें लो रखना है। ये 2 बातें हमें याद रखनी है। तो इस तरीके से हमारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। अब इसके बाद
दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, सेकंड क्वेश्चन ये है, थॉट प्रोसेस आपकी चलेगी कि प्रेशर हाई और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में पहले क्या करें? पहले हाई प्रेशर अप्लाई कर दें या पहले लो टेम्परेचर अप्लाई कर दें? बस इसी में छुपा हुआ है गैस और वेपर का डिफरेंस। तो जैसे मान लीजिए कोई एक गैस है ऑक्सीजन, ठीक है, तो होता यह है कि आप किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पहले आप उसका टेम्परेचर लो करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए एक मैंने टेम्परेचर माना -40 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑक्सीजन गैस जब इसके टेम्परेचर के नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाने का मतलब अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस में। टेम्परेचर को हमने कम करना स्टार्ट किया, हम आ गए +10 डिग्री में, हम आ गए 0 डिग्री सेल्सियस में, हम आ गए -10 में, और हम आ गए अब -40 डिग्री सेल्सियस में। तो जैसे ही हम -40 डिग्री सेल्सियस पर आए, अब हम इसके बाद हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे, और जैसे हम इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसे ही ये गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड। यानी कि हर गैस का, देखिए -40 ऑक्सीजन का फिक्स नहीं है, मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू उठाई है, तो -40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है कि अगर गैस इसके ऊपर है, जैसे +10 पे है, तो आप कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर लो, गैस कभी भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। गैस तभी लिक्विड में कन्वर्ट होगी जब तक कि वो अपने एक फिक्स टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए, और उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस को हम गैस बोलते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे उसी गैस को हम वेपर बोलते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल वेपर्स आर गैस, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल गैसेस आर वेपर। ये डिफरेंस होता है गैस में और वेपर में। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, जरूरी नहीं है कि ये टेम्परेचर माइनस में ही हो, ये प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है गैस में और वेपर में, तो ये हमने बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमको लिक्विड से सॉलिड में जाना है या वाइस वर्सा, या गैस से हमें लिक्विड में जाना है, तो हम क्या करें, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, और कौन कौन से फैक्टर उन प्रोसेसेस को इफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्सन, ठीक है। देखिए इसमें भी एक बता दूं, इंटर और इंट्रा ये दो शब्द होते हैं। इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से, जैसे कि मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और आपके स्कूल का क्रिकेट टूर्नामेंट है दूसरे स्कूल के क्रिकेट टीम से, तो इसको बोलेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन। और मान लीजिए आपका अपने ही स्कूल से एक क्लासेस के बीच में मैच हो रहा है, तो इसे बोलेंगे इंट्रा स्कूल क्रिकेट मैच। तो ये डिफरेंस होता है इंटर और दूसरा वर्ड जो मैंने बोला इंट्रा। चलिए, तो हम पहली प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम मेल्टिंग को पढ़ेंगे, और मेल्टिंग होती है जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सॉलिड को हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड में, और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग।
जरूरी नहीं है कि हर सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो। ऐसा जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो, क्योंकि सॉलिड को हम फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनका अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर बहुत डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। लाइक NaCl का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कैसा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर या डेफिनिट अरेंजमेंट नहीं होता है। ऐसे सॉलिड को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होगा, लाइक 38 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑल सॉलिड्स हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये वर्ड आए तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको स्टेटमेंट को रिकंसीडर करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो हमने ये देखा कि पहले तो हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जाना, अब हम ये देखते हैं कि ये मेल्टिंग होती कैसे है। मेल्टिंग में हमें पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं। हम क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर, इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। किसी सॉलिड का टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। आप एक ऐसा गेस करिए कि आप एक रूम में बंद हैं जहां पर 20-25 लोग इकट्ठा हैं। ज्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा रूम है। अगर उस रूम का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाना शुरू कर दें, वैसे भी अभी गर्मी चल रही है, समर सीजन है अभी फिलहाल, इस समर सीजन में हम उस रूम का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग अपनी एक जगह पे बैठे रहोगे कि इधर उधर डिस्पर्स होगे? है ना, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इधर उधर डिस्पर्स होगे। और जब आप लोग इधर उधर डिस्पर्स होगे तो आपके एक पर्सन को एक पर्सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो ठीक यही चीज सॉलिड में होती है। होता क्या है कि जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, इसको राइज करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इनके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता होगा, वो एनर्जी जो मूवमेंट के दौरान प्रोड्यूस होती है। तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होती है। जब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होती है तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब वो अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम होने लगता है तो वो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग इन सिंपल लैंग्वेज। अब बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेल्टिंग को इफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग। पहला हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए एक सॉलिड है जो है पैराफिन वैक्स। मान लीजिए वैक्स तो आप जानते होंगे, पैराफिन वैक्स, वैक्स नॉर्मल वैक्स, कैंडल वाला भी वैक्स, इट्स ओके। और एक सॉलिड है आइस। क्या ये दोनों सॉलिड एक ही तरीके के हैं? क्या इन दोनों की मेल्टिंग एक तरीके से होगी? वीडियो को पॉज करिए और एक बार सोच के बताइए मुझे। आई थिंक आपने सोचा होगा। तो आंसर है नहीं, इन दोनों की मेल्टिंग एक तरीके से नहीं होगी।
पैराफिन वैक्स है, जब ये मेल्ट होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज। और जब आइस है, जब ये मेल्ट होती है तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। मतलब क्या है इसका, मैं मतलब समझा दूं कि अगर आप पैराफिन वैक्स लेंगे और उसको मेल्ट कराएंगे तो पैराफिन वैक्स सॉलिड से जब मेल्ट होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन जब आइस मेल्ट होगी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। एक पानी की बोतल लीजिएगा, उसमें पूरा फुल वाटर पैक कर दीजिएगा। प्लास्टिक की अगर आप लेंगे, उसको टाइट बंद करके फ्रीजर में रख दीजिएगा, वो फ्रीज हो जाएगी। उसको फ्रीजर से बाहर निकालिएगा, मेल्ट होने के लिए रख दीजिएगा। आप देखेंगे जो आपकी ऊपर टाइट नेक तक आपने आइस पैक करके रखी थी, उसका लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो आइस और ये दो, तो अब इन दोनों पर इफेक्ट भी प्रेशर का अलग अलग होगा। हाँ, ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है आफ्टर मेल्टिंग, ऐसे सॉलिड पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। melting point increase on applying pressure। और ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अब ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर में कर सकते हो। कैसे? आप आइस का एक टुकड़ा लीजिए, आइस का जब आप एक टुकड़ा लेंगे और उसको कस के अपने हाथों में दबा लीजिए। जब आप उसको हाथों में दबा रहे हैं तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट, मतलब जब आप आइस को ऐसे रख दीजिए और आप जब दबाएंगे तो आइस जल्दी मेल्ट होती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ऐसे सॉलिड जो एक्सपेंड होते हैं जिनका वॉल्यूम, उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है ऑन अप्लाइंग प्रेशर। और ऐसे सॉलिड जो वॉल्यूम जिनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, उस पे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। और अब हम जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। ये तो मैंने आपको फैक्ट बता दिया है, इसका रीजन क्या है। देखिए, इसका रीजन ये है कि पैराफिन वैक्स था, आपने इसका मेल्ट करना स्टार्ट किया किसी टेम्परेचर पे और ये मेल्ट हो रहा था। ये मेल्ट हो रहा था, आपने प्रेशर लगा दिया, वो प्रेशर इसको मेल्ट होने नहीं देगा। और जब वो प्रेशर इसको मेल्ट होने नहीं देगा तो आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। और जब आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इस केस में उल्टा हो रहा है कि जब आप आइस को मेल्ट कर रहे हो तो इसका वॉल्यूम घट रहा है, और आपने अब इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो ये दो केस आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधा लिख देंगे कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज और इंक्रीज। आपको विद रीजन देना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं। अगला आता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज का क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए ये हमारा दो सॉलिड है और ये टाइटली पैक है। इनको आपको मेल्ट करना है, यानी इनको आपको दूर करना है। मान लीजिए इसमें इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी। जब आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड करोगे, मान लीजिए ये इम्प्योरिटी ऐड हो गई। अब जब ये इम्प्योरिटी ऐड हो गई है और अब इसको जब आपको अलग करना आसान हो गया, देखिए ये पहले की कंपैरिजन में आसानी से अलग हो जाएगा। तो जब आप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो हमने दो फैक्टर पढ़े, एक फैक्टर पढ़ा प्रेशर का और दूसरा फैक्टर पढ़ा एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी का। तो एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट और इंक्रीजिंग द प्रेशर
आइदर डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट और इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। अब हम आते हैं बॉइलिंग पे। तो दो टर्म आपने सुने होंगे, एक टर्म सुना होगा बॉइलिंग, एक टर्म सुना होगा इवेपोरेशन। तो उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बॉइलिंग नेचुरल नहीं होती और इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप होता है, बाय नेचर में होता है। और बॉइलिंग नेचर में नहीं होती है, हम इसको करते हैं। जैसे आप घर में पानी को बॉईल करते हो और छत पे अगर आप पानी रख दो तो थोड़ी समय बाद उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी वो इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है और बॉइलिंग नेचुरल फिनोमेना नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? सेम वही, देखिए मान लीजिए कि लिक्विड के मॉलिक्यूल, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब लिक्विड के ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ये सरफेस को छोड़कर जाना चाहते हैं। जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और ये सरफेस को छोड़ के इतना नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप इसको बॉयल करना, एक चीज और, ऊपर से, हाँ ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ऊपर से दबाव लग रहा है ना, ऊपर से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, तभी तो ये पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप नीचे से इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये मान लीजिए आपने बर्नर लगाया और इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो क्या होता है कि जो ये मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है। ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये वेपर है, तो इनका भी एक प्रेशर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब यहां पर दो प्रेशर हो गए, एक ऊपर से लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर ऊपर जाना चाहते हैं, वो कौन सा हो गया? वेपर प्रेशर। तो होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आप और हम बैठे हुए हैं, तो इस टेम्परेचर पे कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा पाते हैं। जब आप इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट करते हो तो वेपर प्रेशर स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज होना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये कितना होता है? 760 mmHg। ठीक है, तो ये प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है, धीरे 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए लाइन में डिफरेंस हो सकता है। अगर आप ये बोलते हो द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम टू इक्वल वेपर प्रेशर, वो गलत है, ये इसके इक्वल होता है क्योंकि ये बढ़ना स्टार्ट होता है। तो द प्रेशर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको आप डेफिनेशन लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया कि बॉइलिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर इसमें आता है प्रेशर। पहला फैक्टर है प्रेशर। तो बात वही है, ये ऊपर जाना चाह रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आपने प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर दिया तो हमको इनको ऊपर भेजने के लिए
हीट ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम देनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, हीट पहले की कंपैरिजन में ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक, यानी कि इससे हमने क्या समझा कि जब हम इसके ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि हमको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो ये एक प्रेशर था। अच्छा, टेम्परेचर का तो आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे निर्भर करेगा, क्योंकि वो तो हर लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमिना होता है जिसमें मान लीजिए आपने एक प्लेट में लिक्विड को भर के रख दिया, तो जिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है वो सरफेस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने एक गिलास लिया और उस गिलास में पानी भर दिया, और आपने एक ऐसी प्लेट ली, आप मेरे को बताइए, और आप उन दोनों को छत पर कुछ समय के लिए रख दीजिए। आप मेरे को बताइए किसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा? अगर आपने सोचा है कि फर्स्ट वाले में इवेपोरेशन जल्दी होगा तो आप एकदम करेक्ट हो। रीजन, मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया क्या चीज होती है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 1 रुपए का कॉइन लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि सरफेस एरिया क्या चीज होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्का लिया और इस सिक्के को यहां ऐसे रखा, तो अगर मैं सिक्के को यहां ऐसा रख रहा हूं तो ये केवल जरा सा सरफेस एरिया कवर कर रहा है, और अगर मैं सिक्के को लिटा दूं तो ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो सरफेस एरिया होता है ये कितना सरफेस वो कवर कर रहा है। तो अगर हम इस केस में देखें तो इस केस में लिक्विड्स का सरफेस एरिया ज्यादा है और इस केस में लिक्विड का सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवेपोरेशन की रेट भी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए यही कारण है कि जब आप अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पे डालते हो तो आप उसको फैला के डालते हो, सिकोड़ कहीं डालते हो, कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं डालते हो, पूरा एक्सपेंड करके डालते हो, ताकि क्या हो, ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वो कपड़े आसानी से सूख सकेंगे। तो जो पहला फैक्टर था वो था सरफेस एरिया। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर का बॉइलिंग में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। लेकिन इवेपोरेशन में अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अब इतना तो लॉजिक आप लगा ही चुके होंगे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें इवेपोरेशन के केस में, तो सर्दियों में इवेपोरेशन जल्दी होगा कि समर सीजन में? ऑब्वियस सी बात है समर सीजन में, क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर कैसा होता है, ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन से। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तीसरे फैक्टर की, तो तीसरा फैक्टर है विंड स्पीड। हवा, जितनी तेज हवा चल रही होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, जितनी हवा धीमे चल रही होगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। तो ये हमारा एक फैक्टर हो गया इवेपोरेशन। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम लोग आते हैं बॉइलिंग पे फिर से। थोड़ा सा हम लोग आते हैं बॉइलिंग पे।
अगर हम लोग बॉइलिंग की बात करें तो एक फैक्टर और देख लेते हैं कि बॉइलिंग में अगर हम इंप्योरिटी को ऐड कर देंगे तो क्या होगा। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारा ये सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए वाटर। सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, ठीक है, ये हमारा वाटर था। और वाटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस तरीके का ये अट्रैक्शन फोर्स है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है यही वो कारण होता है कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा पाते हैं। जब आप इसको बॉयल करते हो तो ये अट्रैक्शन फोर्स वीक होने लगती है। ये अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गए और ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर जाने लगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसमें से शुगर ऐड करते हैं एज एन प्योरिटी तो क्या होगा, सोचिए। चलिए आपने सोच लिया होगा। तो जब हमने शुगर ऐड कर दिया तो होता क्या है कि उन सल्यूट, शुगर को हम क्या बोलेंगे, सल्यूट। तो पहले तो केवल सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था और अब सॉल्वेंट और शुगर के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, पहले तो केवल हमें एक ही अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना था, वो कौन सा था, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। और अब हमको सॉल्वेंट और शुगर के अट्रैक्शन फोर्स को भी बाइफरकेट करना होगा। तो बताइए पहले से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा कि पहले से कम। ऑब्वियस सी बात है, पहले से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। और अगर पहले से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ गई। तो बॉइलिंग में अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है। तो आज हम लोगों ने सीखा मेल्टिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। ठीक है, हाँ, एक और प्रोसेस होती है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग होती है, कंडेंसेशन भी होती है, वो भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये वेपर है। अगर हमको सॉलिड से लिक्विड आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग। अगर हमको लिक्विड से सॉलिड जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। अगर हमको लिक्विड से वेपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेशन या बॉइलिंग। इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। अगर आपको वेपर से वापस आना है लिक्विड में तो कंडेंसेशन। अगर आपको, हाँ, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा वेपर में जाते हैं, इनको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इतनी प्रोसेस है जिसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, मेल्टिंग, उसके बाद इवेपोरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें वेपर से हमें लिक्विड में जाना है तो हमें क्या करना है, कंडेंसेशन। तो फिर आप देखिए कंडेंसेशन, अगर हम बात समझें कंडेंसेशन, वेपर में क्या है, लिक्विड कैसे दूर दूर, लिक्विड में क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे हैं, पास पास। आपको दूर मॉलिक्यूल्स को कहां लाना है, पास पास। तो बताइए वेपर पे प्रेशर आपको कैसा लगाना पड़ेगा, हाई। टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा, लो। तो वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। कंडेंसेशन एक नेचुरल फिनोमेना होता है। आप एक काम करिए, कंडेंसेशन नेचुरल भी होता है। आप किसी भी चाय को उबालिए और चाय पे जब बॉईल हो रही होती है उसको एक तस्तरी रख दीजिए। जब आप प्लेट रखते हो तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, हाई प्रेशर ही तो अप्लाई कर रहे होते हो। जब आप हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हो तो उस प्लेट पे क्या आपको ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को लेके कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और मैं आपको जवाब या आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।